साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपी पीसीएस की जो मेंस 2023 होगा या यूपीएससी 2023 का मुख्य परीक्षा होगा, उसके लिए और जो आगामी वनडे एग्जाम होंगे, उन सभी के लिए यहाँ पर हम लोग कंटेंट देख रहे हैं। और यह जो कंटेंट हमने लिया है, यह विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो मंथली मैगजीन प्रकाशित की जाती थी, उसका जो अप्रैल मंथ वाला मैगजीन है, अप्रैल 2023 का, उसमें ये कंटेंट दिया गया है। तो यहाँ पर बताया गया कि विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय ज्ञान परंपरा का योगदान क्या रहा है। तो इस तरह का प्रश्न आपका मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है, और इसका इन तथ्यों का इस्तेमाल आप निबंध में भी कर सकते हैं, और इसके अतिरिक्त यह जीएस के दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण है ही है। तो इन सारे दृष्टिकोणों से आप इस कंटेंट को देख सकते हैं। तो प्राचीन भारत का योगदान हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गणित की बात करते हैं। गणित में भारतीय क्षेत्र का या प्राचीन भारत का क्या योगदान रहा है। तो देखिए, गणित के क्षेत्र में कई सारे प्राचीन भारत के विद्वानों के नाम आते हैं, जिसमें आपका शामिल है बौधायन, पिंगलराव, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, महावीराचार्य और नारायण पंडित। ठीक है, तो इनके योगदानों को यहाँ पर हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बौधायन के बारे में बात करें तो इनकी जो प्रमुख कृति रही है वो है आपकी शुल्ब सूत्र और स्रोत सूत्र। शुल्ब सूत्र और स्रोत सूत्र। शुल्ब सूत्र जो है गणित के उन परिणामों का एक संकलन प्रदान करता है जिनका वैदिक सभ्यता के प्रारंभ से ही विविध व परिष्कृत वैदिक अग्निवेद की संरचना और निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। जो कह सकते हैं वैदिक सभ्यता में जो वेदी बनती थी, अग्निवेदी बनती थी, हवन वेदी, वो गणित के हिसाब से, गणित के पैमानों के हिसाब से बनाई जाती थी। तो उन सब के बारे, उनके निर्माण के उपयोग के लिए किया जाता था। शुल्ब सूत्र में जो शुल्ब सूत्र है, इसमें बौधायन प्रमेय, जिसे पाइथागोरस प्रमेय के नाम से ज़्यादा हम लोग जानते हैं, उसे बौधायन प्रमेय में भी कहा जाता है, का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। पिंगलराव की बात करें तो पिंगलराव की इनकी जो प्रमुख कृति रही वो छंद शास्त्र थी। इसमें द्विचर अंक प्रणाली का पहला ज्ञात विवरण यहाँ पर मिलता है। इसके बाद आते हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है ये एक गणितज्ञ, खगोल शास्त्री, ज्योतिषी और भौतिक वैज्ञानिक थे। इनकी जो प्रमुख कृति रही है वो है आर्यभट्टीय। गणित से संबंधित जो कृति रही वो है आर्यभट्टीय। उन्होंने वर्णमाला द्वारा बड़ी दशमलव संख्याओं को निरूपित करने की विधि का वर्णन किया था, तथा उन्होंने संख्या सिद्धांत, ज्यामिति, त्रिकोणमिति और बीजगणित में अपना योगदान दिया था। ब्रह्मगुप्त की बात करें तो इनकी प्रमुख कृति रही है ब्रह्म स्फुट सिद्धांतिका के माध्यम से अरब जगत के लोगों को हमारी गणितीय प्रणाली के बारे में पता चलता है। ये जो ब्रह्म स्फुट सिद्धांतिका ब्रह्मगुप्त जी की कृति थी या जो रचना थी, उन्होंने ब्रह्मगुप्त ने गणित में ऋणात्मक संख्याओं को प्रस्तुत किया था और शून्य पर संक्रिया करने के नियमों की शुरुआत की थी। भास्कराचार्य के बारे में बात करें तो इनकी जो प्रमुख कृति रही उनमें उनकी प्रमुख पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि को 4 खंडों में विभाजित किया गया। जो सिद्धांत शिरोमणि है वो इन्हीं की कृति रही है। इसको 4 खंडों में विभाजित किया गया। ये 4 खंड कौन से? इसमें एक आता है लीलावती अंक गणित की पुस्तक है। कई बार आपके वनडे एग्जाम में पूछा गया है, पीसीएस और अन्य परीक्षाओं में, कि लीलावती के रचनाकार कौन रहे हैं, तो भास्कराचार्य। और ये भी प्रश्न पूछा गया कि लीलावती किस विषय से संबंधित पुस्तक है। तो कई बार कन्फ्यूजन होता है, ध्यान रखिएगा, लीलावती अंक गणित से या गणित से संबंधित कृति है या पुस्तक है। तो ये 4 खंड है लीलावती, जो कि अंकगणित संबंधित है, बीज गणित, गोलाध्याय और ग्रह गणित। गोलाध्याय मतलब स्फीयर, ग्रह गणित मैथमेटिक्स ऑफ प्लैनेट्स। इसके अतिरिक्त भास्कराचार्य ने बीजगणितीय समीकरणों को हल करने के लिए चक्रवात विधि या चक्री विधि का प्रतिपादन किया था। महावीराचार्य के बारे में बात करें तो इनकी प्रमुख कृति गणित सार संग्रह यह अंकगणित पर पहली पाठ्य पुस्तक है जो वर्तमान अंकगणित के समान है। वर्तमान में संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त एलसीएम को निकालने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है, उस विधि का महावीराचार्य ने भी वर्णन किया है। नारायण पंडित की बात करें, इनकी प्रमुख कृति रही है गणित कौमुदी। तो उन्होंने 4x4 माया वर्ग या 4x4 मैजिक स्क्वायर के निर्माण के लिए तुरग गति विधि का प्रतिपादन किया था। यजुर्वेद में 10 से लेकर 10⁻12 तक की घात के लिए नामों का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त तलक्षणा बौद्ध परंपरा का एक शब्द है और यह 10 पे पावर 53 को दर्शाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं।
खगोल विज्ञान संबंधित विभिन्न विद्वानों की। तो देखिए, अंडमान में पाई जाने वाली प्रथम खगोलीय वस्तुएं पुरापाषाण युगीन अर्थात लगभग 12,000 वर्ष पहले की हैं। ये खगोलीय वस्तुएं कैलेंडर स्टिक्स हैं। कैलेंडर स्टिक्स पर चंद्रमा के शुक्ल पक्ष जिसे वैक्सिंग कहते हैं और कृष्ण पक्ष जिसे वैनिंग कहते हैं को नोट किया जाता था। इसके लिए कैलेंडर स्टिक्स पर इन पक्षों के हिसाब से निशान लगाया जाता था। अब थोड़ा सा वैक्सिंग मून या शुक्ल पक्ष या वैनिंग मून या कृष्ण पक्ष की बात कर लेते हैं। तो वैक्सिंग मून या शुक्ल पक्ष यह मुख्य रूप से अमावस्या व पूर्णिमा के बीच चंद्रमा पर क्रमिक रूप से अधिक सौर प्रकाश प्राप्त करने की अवधि होती है। मतलब शुक्ल पक्ष में आप देखेंगे चंद्रमा सबसे अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है, पूरा चंद्रमा आपको दिखाई पड़ेगा। और वहीं वैनिंग मून या कृष्ण पक्ष यह मुख्य रूप से पूर्णिमा व अमावस्या के बीच की अवधि है। यह अवधि अमावस्या या नवचंद्र आने तक रहती है। इसमें आपका अंधेरा रहता है। आगे देखें इसमें, तो देखिए इसके अलावा आर्यभट्ट ने चंद्रमा और सूर्य दोनों ग्रहणों की, जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है, दोनों ग्रहणों की सही व्याख्या की थी। साथ ही उन्होंने बताया कि पृथ्वी का जो व्यास है, जो डायमीटर है, वो आपका 1050 योजन है। 1050 योजन जो वास्तविक गणना के लगभग निकट है। अब वारामिहिर के बारे में बात करें तो इनकी मुख्य कृति रही है पंच सिद्धांतिका। उन्होंने व्यापक रूप से ज्योतिषीय आधार पर ग्रहों, ग्रहणों और राशि चक्रों के परिक्रमण की विस्तार से व्याख्या की थी। ब्रह्मगुप्त की बात करें तो इनकी मुख्य कृति रही है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। यह रचना अलग अलग प्रकार के खगोलीय उपकरणों से संबंधित है, जैसे जल घड़ी, जिसे घाटिका यंत्र कहते हैं। जल घड़ी को घाटिका यंत्र भी कहते हैं। इसमें एक कटोरा होता है, इस कटोरे के नीचे छोटा सा एक छेद होता है। इसे जल के ऊपर रखे जाने पर यह ठीक 24 मिनट एक घटी में डूब जाता है। 24 मिनट को एक घटी कहते हैं, एक घटी में डूब जाता है। इसके अतिरिक्त शंकुक या नोमोन ये क्या है? ये भी खगोलीय उपकरण है। इसमें एक छोटी छड़ी को लंबवत रखा जाता है। इसके माध्यम से छाया की गति का अध्ययन किया जाता था। इनकी कृतियों के माध्यम से, मतलब ब्रह्मगुप्त की कृतियों के माध्यम से जो है, अरब जगत के लोगों ने भारतीय खगोल विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। भास्कराचार्य के बारे में बात करें तो ग्रहों का मध्यमान और उनकी वास्तविक स्थिति, समय, दिशा व स्थान की त्रिआयामी समस्या, ग्रहों के उदय और अस्त एवं युद्ध क्या होता है जब दो ग्रह एक ही राशि में हो, तब एक ही सीध में हो, और ग्रहों की गति के लिए उत्केंद्रता, इसेंट्रिक और अधिचक्रीय, एपिसाइक्लिक सिद्धांत आदि पर चर्चा की है। केरल स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स की बात करें तो यह 14वीं और 16वीं शताब्दी के बीच विकसित हुआ था। इसके प्रमुख खगोलविदों में प्रमुख हैं माधव, परमेश्वर, नीलकंठ, सोमयाजी इत्यादि। माधव ने प्रत्येक 36 मिनट में चंद्रमा की स्थिति निर्धारित करने के लिए एक प्रक्रिया और ग्रहों की गति का अनुमान लगाने के तरीकों की खोज की थी। वहीं परमेश्वर खगोल विज्ञान की दीर्घगणित प्रणाली के संस्थापक थे। नीलकंठन सोमयाजी ने अपने, इनका जो टाइम पीरियड रहता है वो है 1444 से 1544, ने अपने तंत्र संग्रह में बुध और शुक्र ग्रहों के लिए आर्यभट्ट के मॉडल को संशोधित किया था। जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह, तो इन्होंने ये भी खगोल में विज्ञान संबंधित इन्होंने कई सारे कार्य किए हैं। उन्होंने जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में इन 5 जगहों पे जंतर मंतर नामक खगोलीय वेधशालाओं की स्थापना कराई थी। जब जंतर मंतर का नाम सुनते हैं, ये जो वेधशाला हैं इन्हीं के द्वारा स्थापित कराई गई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब भारतीय चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में जो प्रमुख हस्तियां रही हैं प्राचीन काल की, उनके बारे में बात करें तो इसमें आपको 3 नाम बहुत प्रसिद्ध हैं। एक है सुश्रुत, दूसरा है चरक और तीसरा है योग और पतंजलि। सुश्रुत की बात करें तो इनकी प्रमुख कृत रही सुश्रुत संहिता, इनके नाम पे ही है सुश्रुत संहिता। और सुश्रुत को जो है शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है, ध्यान रखिएगा। चरक को जो है प्राचीन भारतीय चिकित्सा विज्ञान के जनक कहते हैं, दोनों में अंतर है। सुश्रुत को जो है शल्य चिकित्सा, जो ऑपरेशन वगैरह होते हैं उन्हें शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है, वहीं चरक को प्राचीन भारतीय चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। देखिए, सुश्रुत के बारे में बात करें तो उन्होंने एक मृत शरीर की सहायता से मानव शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन किया था। सुश्रुत संहिता में 1100 से अधिक रोगों का उल्लेख किया गया है। इसमें 760 से अधिक पौधों के औषधीय गुणों को वर्णित किया गया है। सुश्रुत का सबसे बड़ा योगदान
राइनोप्लास्टी, प्लास्टिक सर्जरी, राइनोप्लास्टिक अर्थात प्लास्टिक सर्जरी और नेत्र शल्य चिकित्सा मोतियाबिंद को हटाने के क्षेत्र में था। चरक की बात करें तो इन्हें प्राचीन भारतीय चिकित्सा विज्ञान का जनक माना जाता है। ये कनिष्क के दरबार में राजवैद्य या शाही चिकित्सक थे। चरक थे ये कनिष्क के शाही चिकित्सक थे। इनकी प्रमुख कृति रही है चरक संहिता। चरक संहिता ये पाचन चयापचय अर्थात जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेटाबॉलिज्म, पाचन और मेटाबॉलिज्म और रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण बताने वाले पहले विद्वान थे। योग और पतंजलि की बात करें तो देखिए प्राचीन भारत में योग विज्ञान आयुर्वेद के एक संबद्ध विज्ञान के रूप में विकसित हुआ था। प्राचीन भारत में योग विज्ञान आयुर्वेद के एक संबद्ध विज्ञान के रूप में विकसित हुआ था। यह शारीरिक और मानसिक स्तर पर दवाओं के बिना उपचार की विधि है। यह शारीरिक और मानसिक स्तर पर दवाओं के बिना उपचार की एक विधि है। धातु विज्ञान की बात कर लेते हैं। धातु विज्ञान देखिए हड़प्पा के लोग सोने और चांदी का उपयोग विविध प्रकार के आभूषण बनाने के लिए करते थे। हड़प्पा के लोग सोने और चांदी का उपयोग विविध प्रकार के आभूषण बनाने के लिए करते थे। साथ ही यहाँ से कई कांस्य मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। जैसे कि एक नर्तकी की मूर्ति। दिल्ली का लौह स्तंभ 1600 वर्ष से अधिक पुराना यह लौह स्तंभ पिटवा लोहे से निर्मित है। 1600 वर्ष से अधिक पुराना यह जो लौह स्तंभ है यह पिटवा लोहे से निर्मित है। इसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। यह अपने जंग प्रतिरोधी गुणों के लिए विख्यात है। कणाद की बात करते हैं। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के थे। ये भारतीय दर्शन की 6 शाखाओं में से एक वैशेषिक दर्शन के विद्वान थे। कणाद के अनुसार भौतिक ब्रह्मांड जो है वो अणु से मिलकर बना है। इसे किसी भी मानव अंग के माध्यम से नहीं देखा जा सकता और ना ही इन्हें उपविभाजित किया जा सकता है। वरामिहिर के बारे में बात करें तो इनकी कृत बृहद संहिता के एक अध्याय में अलग अलग अनुपातों में 16 मूलभूत पदार्थों के विविध अनुपातों में मिश्रण से कई इत्रों के जो सेंट होते हैं कई इत्रों के निर्माण का वर्णन किया गया है। वहीं नागार्जुन की बात करें तो ये 10वीं शताब्दी से संबंधित रहे हैं। 10वीं शताब्दी, कणाद 6ठी शताब्दी के थे, नागार्जुन 10वीं शताब्दी के। तो उन्होंने अपनी कृति रस रत्नाकर में सोना, चांदी, टिन और तांबे जैसी धातुओं के निष्कर्षण की विधियों की चर्चा की है। सोना, चांदी, टिन और तांबे जैसी धातुओं के निष्कर्षण की। भारतीय कृषि की बात करें तो कावेरी नदी पर निर्मित ग्रैंड एनीकट बांध विश्व की सबसे प्राचीन जल नियामक संरचनाओं में से एक है। इसका निर्माण पहली दूसरी शताब्दी ईस्वी में किया गया था। रामायण, महाभारत और अन्य ग्रंथों में कृषि एवं सिंचाई के महत्व पर बल दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने प्राचीन भारत का विविध क्षेत्रों में जो ज्ञान के क्षेत्रों में योगदान रहा है उसकी हमने चर्चा की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।